वो जो आपने जयशंकर साहब का भेजा है वो करते हैं, खबर वो रशिया के। बिल्कुल बिल्कुल सही, शुरू करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद ताड़ साहब ने, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने सेट पे नहीं हूं, मैं आई हुई हूं दुबई। तो यहाँ से मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू वेरी मच। आरजू, मैं बल्कि 2 दिन नहीं कर सका, मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं नहीं बैठ सका क्योंकि हमारे भी यहाँ क्रिसमस जोरों पर है और मेरे ऑफिस की 2 पार्टियां थी और बस उनमें मैं बहुत बड़ी बुरी तरीके से फंसा रहा हूं। लेकिन बहुत 2-4 चीजें बहुत जरूरी हुई हैं जिन पे बातें करनी बहुत जरूरी है, आपके देखने वालों को बताना बहुत जरूरी है। अमेरिका के अंदर एक टर्मोइल है, जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज में होता है उस तरह का टर्मोइल यहाँ है। वो उसकी तफसील बल्कि बात करते हैं उस पर। बिल्कुल सर, उस पे भी बात करनी है, डॉक्टर जयशंकर के ऊपर भी बात करनी है। और इसके अलावा सर बलूचिस्तान के लोग जो इस्लामाबाद पहुंचे थे और एक हंगामा रहा, उसके ऊपर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको बैलेट से परे रखने की कोशिश की जा रही है। और जो एक वर्ड है जिसको मुझे बड़ा वो कहते हैं, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, उनको बैलेट से इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो मसला बैलेट का है, लेकिन डिसाइड जो है वो डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड जजेस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, जो बाइडेन वो समझते हैं कि वो किसी कीमत पर इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन हो तो वो नहीं जीत सकेंगे। और उसका हल उन्होंने यही निकाला है कि किसी तरीके से, कहते हैं ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्शन से ही बाहर रखा जाए। तो उस पे 7 जजेस थे, 7 के 7 डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड हैं। 4-3 का फैसला था और उन्होंने कहा। और उसके बाद 13-14 स्टेटें इस पे जंप करके, जो लिबरल हैं स्टेटें, जो डेमोक्रेट स्टेटें हैं, वो सारी जंप करके आ गई। उन्हें पता है कि इसी तरीके से किस तरीके खौफ की इलामत बन चुकी डोनाल्ड ट्रंप। अब इस वक्त देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ये इलेक्शन में डायरेक्ट मुदाखलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें वो ठीक है। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 14th अमेंडमेंट का सहारा लिया जा रहा है। उसका सेक्शन 3 है जो कि 1919 में सिविल वार के बाद उसमें ऐड किया गया था। आज तक हिस्ट्री में कभी इसको पहले एक्सरसाइज नहीं किया जा सका, प्रेसिडेंशियल पे नहीं, कैंडिडेट पे या किसी सिटिंग प्रेसिडेंट पे इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको कहते हैं इंसुरेक्शन क्लास, कि लोगों को बगावत पे उकसाया जाए, लेकिन उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको कसूरवार नहीं किया जा सकता, किया गया अभी तक कहीं से। लेकिन जो इस वक्त अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है। उन्होंने एक टीम तैयार की है और उन्होंने सिर्फ वाहिद टास्क दिया है कि किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को बैलेट से रोका जाए। तो ये दर हकीकत ये जो हथकंडा है एंटी डेमोक्रेटिक है, ज्यादती है। लेकिन अब देखें कि 5 जनवरी तक, 4 जनवरी तक डेडलाइन है। 5 जनवरी को बैलेट प्रिंट होते हैं। 5 मार्च को प्राइमरी के इलेक्शन होंगे, 5 मार्च को। तो उससे पहले ये सारा कुछ मसला जो है अगर ठीक ना हुआ तो फिर जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, उसकी 250 साल की हिस्ट्री है। फिर वो जमहूरियत जो है आपको किताबों में ही मिलेगी। उसके बाद आपको कहीं से देखने को नजर नहीं आएगी। वैसे इस वक्त आ रहा था कि इस वक्त जो है अमेरिका की डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो और बल्कि मैं तो इसमें मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बताना चाहूंगा कि देखें किस तरीके से इसको, ये पॉलिटिकल मैटर ये है, इसको किस तरीके से सियासत को डिरेल किया जा रहा है। कि आरजू देखे 3 साल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल 3 साल जमहूरियत सोई रही है, वो बिल्कुल सारा कुछ ठीक चल रहा है। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है और उसके बाद उनके पोल ऊपर आए हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और हर अदालत जो है वो घंटियां बजनी शुरू हो गई। एफबीआई भी पीछे चढ़ गई है। तो ये दरा हकीकत जमहूरियत का नुकसान है, वोटर्स का नुकसान है। अब देखें ये ऊंट जो है वो कौन सी करवट बैठता है ये। लेकिन ये है कि इस वक्त अगर ये प्रेसिडेंट देखें, अगर किसी को सियासी इंसान को इस तरह बैलेट से रोकने की कोशिश की गई कानून के जरिए, तो ये मेरा मकसद है फिर आगे इसका प्रेसिडेंट अच्छा नहीं होगा, हर साल ही ऐसे होगा।
आज सुबह खैर एक और बात थी कि अब मुझसे किसी ने कहा कि देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप साहब और इमरान खान दोनों से ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ये थोड़ा-सा आप गलत एग्ज़ैजुरेट कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब आए भी पिछले दरवाजे से थे। 2018 में जहाज भर-भर के जहांगीर तरीन साहब और एजेंसियां लोगों को लेकर आई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब को बिल्कुल। एजेंसियां नहीं लेकर आई थी, लोग लेकर आए थे, क्योंकि बराक ओबामा से लोग बेजार थे। तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे इलेक्शन। उनका डिफरेंस उनसे कंपेयर करना मेरे ख्याल में थोड़ा एग्जैजुरेशन होगी। और दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उस्मान बुज़दार साहब की मदद हासिल नहीं थी, ये भी बताना होगा। और उनके बैकग्राउंड के अंदर बीवियां तो उनकी 2 थी, पहली को डिवोर्स दे दी उन्होंने, लेकिन उनको पिंकी पीरनी ने शादी करके वजीर आजम नहीं बनाया था। ये दूसरा डिफरेंस है उनके दरमियान। अब आगे जो मैं बात करना चाहूंगा इस वक्त आरजू, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो हैं हाफिज साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं मैं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई 2 हफ्ते से यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है। बहुत लंबा है सर, मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस नहीं, आएंगे। और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर इस पे बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहां क्यों आए हैं और क्या वजह क्या है। इस वक्त उनका यहां आना, उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो ये सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न बनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे, उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है, 3 अटैक एक दिन में हुए। तो और दूसरा एक और बड़ी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है, उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है।
वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो उनको। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले? सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहां सारी कंपनियां, ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से लोग तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी। आरजू वहां की मैंने देखा है, सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं। हमारे तो ज्यादा सा पैसा है, कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं। भाई आप तो फिर, आपके तो कहने क्या है। मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरु वारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, वो काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए, जो उन्होंने जनरल रिपन, क्या नाम उनका था, रिपत, जी, वो उनके जो आर्मी चीफ थे, विपिन, हाँ जनरल विपिन, उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये आर्मी जनरल है, इनके वालिद भी आर्मी जनरल थे, इनके जो पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे। मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए चीज कि भाई आप विपिन रावत, हमारे जो पिछले गए हैं मालिक, हमारे जो गुरु बाजवा साहब थे, जब वो घर को गए हैं, 12 अरब रुपए की करप्शन के एलिगेशन है उनके ऊपर, उनकी फैमिली के असास से 12 अरब रुपए हैं। तो देखिए, फिर मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की, बहुत तरक्की। बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे, वो भी एक हंगामा था। सर्दी देखिए, पानी फेंका गया, हमारा पीटा गया। 12 पीटा क्या, 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में, मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है वहां पे। आप देखें, आप जुल्म की दास्तानें कभी देखें। आपने ग्वादर जब चाइना को बेचा, और वो जो सदियों से वहां मछेरे थे, मछलियां बेच के रोज अपना रोटी कमाते थे, आपने वो भी बेच दिया चाइना को। उनका ये सबसे बड़ा उनका मुतालबा यही था कि हमारी किश्तियां वर्सेस उनके जहाज आते हैं मछलियां पकड़ने चाइना के, और वो पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो फिर आपके तो बादशाह आदमी है ना, आपको तो भाई, जब आपको तो डॉलर चाहिए, कि आपको तो आपको डॉलर चाहिए। का इशू है सर, मिसिंग पर्सन के ऊपर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो मियाँ जब अफगानिस्तान चले जाते हैं, कह देते हैं मिसिंग पर्सन है। ठीक है भाई, कहने को क्या, कौन सा पूछने वाला जो कोई नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो तो पूछे ना। और आरजू, दूसरी बात यह है कि जब आपको डॉलरों में हर चीज चाहिए होती, डॉलर मिल जाते हैं। सुना था किसी का भाई यहाँ पे पिज्जा डिलीवरी करता था, अब 150 पिज्जों का मालिक है। फिर वो आप इसको समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है आपके कंट्री के साथ। आप ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सुना है, आप ठीक करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां करप्शन इतनी है और इतना चार्म है इस चीज में। आपको मजा आ गया आपको स्मगलिंग का। तो आप कौम तो रहे नहीं आप, और पता है आपको, सब पता है कि क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या सर चीज का पता है आपको। काश आप
मेरा मकसद कोई सोचता है इसके बारे में क्या हो रहा है। किसी के मुंह से टूटा हुआ लफ्ज मैंने नहीं अभी तक सुना किसी के मुंह से कि आए मिलके एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आए मिलके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले, आए 51% औरतें जो घरों में बंद हैं उनको किसी काम काज पे लगाया जाए, आए पाकिस्तान बनाए। आज कौम वो देखे, वो गया था, वो मुर्शिद कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो किसी ने कहा यार तू नया पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं तो तू क्यों बना रहा है यार। तो सर देखिए ना, साइंस में तो यकीनन तरक्की की होगी, इसलिए कि इमरान खान जो है वो जेल से नहीं बैठ के उनकी वो हो गई, पॉलिटिकल रैली हो गई उनकी ट्विटर के नहीं ऊपर। पॉलिटिकल नहीं भाई, देखे मैं उस पर बात करते, लेकिन किसी ने कहा भाई हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, अब रियासत मदीना बनाए, हम तो जिहाद करने आए थे, हम अरबों के रिश्तेदार हैं, हम तो पठान लोग, हमें जिहाद करेंगे। यार कैसी बातें करते हो, आप पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप। जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के ना, वो क्या करेगी। इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में है, अंदाजा लगा लेना। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं। सर मैं भी हूँ। नहीं देखें, वो तो आपका तो कुछ वो आपको पता होगा, को आपका आपका कोई खानदानी ट्री होगी। यहाँ पे तो हर दहला दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद हूँ। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है जी हम तो अरबी हैं, अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तुम्हारी शक्लें। लेकिन आरजू, अभी तक आपको यह नहीं पता कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए या आपको दूसरा पार्लिमानी सिस्टम चाहिए, 18वीं तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं अभी तक। आप चाइना के कैंप में हैं कि आप अमेरिका के कैंप में हैं, आप क्या हैं पता ही नहीं आपको। आप मर्द हैं कि औरत मगर हैं, क्यों है सर आखिर हम कैंप में क्यों है? कोई और कंट्री तो कैंप में नहीं होती, भारत को देखिए किसी कैंप में नहीं है वो। भाई उनके $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज, उनका फॉरेन एसेट्स पड़े हैं। आप 3 बिलियन के लिए आप IMF के तलवे चाट रहे हैं। उनके साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए आपको। आपकी मैं बल्कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक आरजू अगर देखा जाए तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं। शर्मिंदगी, टोटल शर्मिंदगी। देखिए कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, कोई आपको पाकिस्तानी लीडर मिल जाए जिसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो। लेकिन वो मुझे तो उम्मीद नहीं है। 76 साल हो चुके हैं, हो सकता है अब हालात तो आपके पैसे बहुत खराब हैं। आपकी लॉटरी निकल रही है इस वक्त, जो एक तो भारत के थोड़े से रिलेशनशिप अमेरिका से थोड़े खराब हुए तो हाफिज साहब यहाँ आके उन्होंने टेंट लगा दिए हैं। दूसरा ये कि चाइना आपसे नाराज है और चाइना की इकॉनमी खराब है। लेकिन ये कि आपके रिलेशनशिप डॉलर बेस है, मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर बेस, और ये डॉलर जो लिए जाते हैं ये पाकिस्तान थोड़ी जाते हैं, जो तो रास्ते में दुबई वगैरह की। देखें ना, आप तो इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट के साथ चलते हैं ना भाई, प्रॉपर्टी जहां अच्छी मिल गई वहां लगा दिए। लेकिन बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। बहुत तरक्की किया। लेकिन सर इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर से, जैसे मैंने कहा था कि वहां से अपनी हाँ इलेक्शन की कोशिशें कर रहे हैं वो। हाँ, 3 जगहों से सुना अपनी नामजदगी के कागज जमा करा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनकी स्पीचें तैयार हो रही हैं। हाँ, आज बल्ला छिन गया उनसे, बात बल्ले का उनका निशान खत्म, हाँ। उनसे छीन लिया गया है। लेकिन फिर देखेंगे, जमहूरियत है ना जी, मगर जमहूरियत क्यों में सर, गलत नहीं है? क्यों क्यों ले लिया उनसे? बल्ला था उनका। भाई देखें, ये एक क्या कहते हैं, घबराहट है? मैंने एक लफ्ज सुना था, वो कहते हैं यार ये जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, क्या फर्क पड़ता है। 2018 में जो हुआ है 2023 में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आज तक इलेक्शन तो फेयर हुआ ही नहीं है वहां पे। इलेक्शन तो आपने एक दुनिया के लिए ड्रामा रखा हुआ है। आप पहले एक को कहते थे सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, ये अभी तक मियां साहब बने नहीं है प्राइम मिनिस्टर, पहले लोग कह रहे हैं ये सिलेक्टेड है। तो ये क्या क्रेडिबिलिटी है। तो सर अगर इलेक्शन होते हैं भारत में और वहां पे लोग कहते हैं जी शायद मोदी जी जीत जाए, अभी मतलब उनको पता नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए, सबको पता है नवाज शरीफ आ रहे हैं। ये फर्क तो है ना। फर्क क्या, उन्हें उनके साथ कंपैरिजन नहीं है ना। वहां तो वहां हमारे फिर वहां पे तो फिर फौजी भाई। तो सर इसीलिए कह रही हूँ ना कि इसीलिए तो यहाँ पे तो हर वक्त कौन लाता है और कौन ले जाता है सभी को पता है। आप तो खुली किताब की तरह 1947 से लेकर आज तक आपकी तो लोग, लेकिन इज्जत आपकी कितनी आप देखें ना। आप बल्कि दुबई बैठी हैं तो किसी दिन, खैर दुबई तो खैर बहुत ज्यादा फिर रहे हैं पाकिस्तानी, क्या वहां इज्जत हो। हाँ यही ट्राई कर लें,
मैं आरजू मैं आपसे एक छोटी सी आखिरी बात ये इस टॉपिक पे, ये खासकर दुबई के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से करना चाहूंगा। मैं आज से बहुत अरसा पहले एक दफा दुबई था, तो हमारे वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर भाईजान थे, तो मैंने उनसे पूछा, भाईजान आपको कितना अरसा हो गया? उन्होंने कहा जी 30 साल हो गए। मैंने कहा अब यहाँ खुश हैं? उन्होंने कहा जी मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लें कि मुझे यहाँ खुश होना चाहिए या नहीं। मैंने कहा ठीक है, क्या वाकया? उन्होंने कहा जी बात यह है कि मेरे क्लाइंट जो बैठते हैं, मेरे टैक्सी में बैठते हैं जो सवारियां, वो जब किराया देते हैं तो नोट को इस तरह पकड़ के देते हैं दूर से, ताकि मेरा हाथ ना लग जाए उनके हाथ को। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारे लिए कितनी सख्त नफरत है इनके दिमाग। और दूसरा, उनके कल्चर में 3-4, ये दुबई में तो शायद इतना नहीं है, लेकिन जरा आप साइड पे हट के जाएं, सऊदी अरेबिया में चले जाएं, कुवैत में चले जाएं, कुछ दूसरी स्टेटों में चले जाएं, आपके लिए उन्होंने नाम रखे हुए हैं, रफीक, मस्कीन, गरीब, ये नाम है आपके। तो फिर आप कहते हैं हम इनके रिश्तेदार हैं, वो आपको मुसलमान ही नहीं समझते ना। आपको देखें, यहां पे अगर देखा जाए तो इंडिया में लोग आपको पूरा मुसलमान नहीं समझते, वो कहते हैं यार ये तो या लालच में मुसलमान हुए या डर के मुसलमान हो गए, पता नहीं किस किस्म के मुसलमान है। यहां पे आपको ये कहा जाता है, उधर वो भी नहीं आपको मानते, वो कहते हैं यार ये तो खुद कन्वर्ट हुए हैं 2-4 साल पहले, इनको पता क्या इस्लाम का पता। मुझे किसी ने भेजा था, एक मीम भेजा, बड़ा अच्छी बात है। उन्होंने कहा दुनिया में जलील हो रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, आखिरत में जलील होंगे कि हम अच्छे मुसलमान नहीं थे। तो इधर भी जूते हैं, ऊपर भी जूते हैं। देखिए सुकून कहां, सबसे पहले इंसान तो बन जाए, इंसान सबसे पहले सर इंसान इंसान तो बन जाए। मैंने आज किसी से चैलेंज किया, मैं क्या 1.9 बिलियन मुसलमान है और जहां भी हैं जलील ख्वार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बताओ, इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं था उसके पास। मैंने कहा मैं तो सर अब बिल्कुल 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं रखती, इसलिए कि मुझे तो इतना प्यार मिला है भारत से कि आप यकीन करें सर, अभी भी एक साहब जो है वो बॉम्बे से यहाँ दुबई आए सिर्फ देखें मुझसे मिलने के लिए, और कल मेरी उनसे मुलाकात होगी। आप तो वो कह रही हैं, मैं तो सारा दिन होता ही भारत हूं। मुझे ये बताएं कि मेरा तो वो भाइयों से ज्यादा प्यारा इंसान है जो मेरे साथ 30 साल से, तो मैं तो सारा दिन होते ही भारत में, वो गुरुद्वारों, मंदिरों में और सारा ये मस्जिदों में आगे पीछे। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, ये तो मैं किसी से डिफरेंस नहीं करता। मजहब आपका जाती मसला है, आपका जाती रिलेशनशिप है खुदा के साथ, भगवान वाहे गुरु के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मैं एज अ ह्यूमन आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार भी इसी बेस पे करता हूँ। मैं रिलीजन बेसिस पे नहीं किसी के साथ अटैच, नेशनलिटी बेसिस पे भी नहीं करता। लेकिन मुझे ये सारा कुछ सिखाया अमेरिका ने। पाकिस्तान में जो नफरतें सिखाई जाती हैं, आपको निसाब में बताया जाता है स्कूलों में, नफरत, ज्यादती, बहुत सख्त ज्यादती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब हो सकता है कुछ चेंज आ रहा हो, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ स्कूल्स वगैरह में टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें अब ये बताने लगे हैं कि दिवाली होती है या होली होती है, क्रिसमस, इस किस्म की चीजें बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है इन्होंने, पहले तो नहीं था। इनको मैं जाती तौर पे बताऊं, इनको आरजू अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहिए, अपने हीरोज का नाम बताएं, एक टेक्सलास यूनिवर्सिटी जो है उसकी रिस्पेक्ट करें, वहां पे जो चाणक्य सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बताई जाए, अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाए बच्चों को, भगत सिंह के बारे में बताया जाए, फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताया जाए, फिर बताया जाए कि किस तरीके से प्रताप सिंह जो थे, जिनकी और अकबर की आपस में जंग हुई थी, प्रताप सिंह का जो सिपा सालार था वो मुसलमान था और अकबर की फौज का जो सिपा सालार था वो हिंदू था। तो इनको बताया जाए कि अगर लोग आज से 1000 साल, यहां से 500-700 साल पहले इतने टॉलरेंट थे, तो आज इतनी नफरतें क्यों हैं रिलीजन बेसिस पे? मैं किसी के साथ रिलीजन बेस पे सवाल ही नहीं पैदा होता, और उसके ओरिजिन के बेस पे किसी को जज करूं कि ये नहीं। आप सोच नहीं सकते कि कल क्रिसमस थी, मैं 2 पार्टियों में था और मेरा स्टाफ भी था, वो क्रिश्चियन है सारे। यकीन करें, मैंने हर एक से कहा है कि क्रिसमस वाले दिन जब चर्च में जाओगे मेरे लिए दुआ करना। दिवाली में जितने मेरे दोस्त, कल बल्कि एक हिंदू दोस्त मेरे लिए आए क्रिसमस का गिफ्ट लेके ऑफिस में, और उनसे मैंने पूछा क्रिसमस को क्या करें, वो कह रहे थे मंदिर जाऊंगा। मैं क्या, मेरे लिए दुआ करना जाके। आपको मैं मजे की बात, आरजू हफ्ते में 1 दफा लाजमी मंदिर से प्रसाद आता है मेरे ऑफिस में, दोस्त बड़े प्यार मोहब्बत से छोड़ के जाते हैं। मैंने तो आज तक इस तरह किसी से सोचा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आप सोचते हैं, ये बहुत, इससे आगे निकलना होगा। अगर आपने तरक्की करनी है,
अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है, इन चीजों से आगे निकलना होगा। बिल्कुल ऐसे सर, और करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, माय प्लेजर। आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।